तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जो सिर्फ राक्षसों के बारे में नहीं है। नहीं, ये डर पैदा करती है हमारे अपने दिमाग के धोखे से। आइए समझते हैं कि कैसे काल का छलावा नाम की ये कहानी भरोसे, हकीकत और डर के बीच की उस पतली सी लकीर को ही मिटा देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक नियम है। और हॉरर कहानियों में क्या होता है? नियम तो तोड़े जाने के लिए ही होते हैं, है ना? बस यही एक लाइन आने वाले खतरे का पूरा स्टेज सेट कर देती है। तो पहला हिस्सा, अंधेरे में एक सफर। यहीं से ऋतिक सक्सेना और उनके बेटे नन्नू का वो सफर शुरू होता है जहां पूर्णिमा की रात है, चांदनी भी है, लेकिन ये चांदनी रोशनी नहीं बल्कि आने वाले खौफ का रास्ता दिखा रही है। तो जरा सीन को समझिए। एक पिता है, एक बेटा है, लेकिन कहानी का असली हीरो या कहूं विलन तो ये माहौल है। एक बिल्कुल सुनसान सड़क, चारों तरफ घना जंगल और रात का वो सन्नाटा जो कानों में चुभता है। यही अकेलापन डर का पहला बीज बोता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो यहां मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। और फिर कहानी एक मोड़ लेती है। एक बाप अपने बेटे का मन बहलाने के लिए, उसे डराने के लिए एक कहानी सुनाता है। कौन जानता था कि मजाक में सुनाई गई यही कहानी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी डर बन जाएगी। तो ऋतिक बताता है इस छलावे के बारे में, और यही कहानी का असली डर सामने आता है। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके नियम बिल्कुल साफ हैं। ये आपके दिमाग पर कब्जा करता है और फिर आपको ही अपना हथियार बना लेता है। और फिर ऋतिक मजाक मजाक में ये डरावनी बात कह देता है। बस इस एक लाइन से छलावा अब सिर्फ एक कहानी का राक्षस नहीं रह जाता, वो सीधा सीधा नन्नू का दुश्मन बन जाता है। अब बात सिर्फ डर की नहीं है, अब दांव पर नन्नू की जान लग गई है। और अब देखिए जाल कैसे बिछता है। ठीक 11:59 पर टायर पंचर। ठीक 12 बजे चर्च की घंटी बजती है, और 12:01 पर वो फंसे हैं एक कब्रिस्तान के बाहर। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है? नहीं, एक सोची समझी बिसात है जिस पर मोहरे बिछा दिए गए हैं। अब आता है तीसरा हिस्सा, भ्रम का कब्जा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। हकीकत टूटने लगती है और इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। सोचिए जरा, एक बाप और बेटा एक ही जगह पर साथ खड़े हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी अलग दुनिया में हैं, अपनी अपनी हकीकत जी रहे हैं। बेटे को अपना बाप राक्षस दिख रहा है और बाप को अपना बेटा किसी अजीब सी चीज की तरह बर्ताव करता हुआ दिख रहा है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तो छलावे का तरीका क्या है? ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। ये 4 कदमों की एक बहुत ही सोची समझी शैतानी चाल है। पहले वो आपको अकेला करता है, फिर शक पैदा करता है, उसके बाद डर को इतना बढ़ा देता है कि आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहते, और आखिर में वो आपको ही एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। चालाकी देखिए इसकी। और ये है ऋतिक के लिए वो ब्रेकिंग पॉइंट। उसका डर अब हकीकत बन चुका है। उसे अपना बेटा नन्नू नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा है एक 3 फुट का कंकाल जो उसकी तरफ हंसते हुए दौड़ा चला आ रहा है। बस यहीं पर उसका दिमाग पूरी तरह से जवाब दे जाता है। तनाव अब अपनी हदें पार कर चुका है। घबराहट में, डर के मारे ऋतिक अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे से लकड़ी का एक मोटा फट्टा उठा लेता है। वो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसका उसे शायद जिंदगी भर पछतावा होगा। और फिर वो अपनी पूरी ताकत से वार कर देता है। एक पल, बस एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से अब कोई वापसी नहीं है। जैसे ही वो लकड़ी का फट्टा टकराता है, भ्रम का पर्दा हट जाता है और ऋतिक को जो हकीकत दिखती है वो किसी भी राक्षस से, किसी भी छलावे से ज्यादा डरावनी है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। अब कहानी का चौथा हिस्सा आता है, कोहरे में लिपटी त्रासदी। अब डर का रंग बदल जाता है। अब ये किसी राक्षस का खौफ नहीं है, बल्कि उस खौफ के बाद जो हुआ उसकी ठंडी बेरहम हकीकत है। और कमाल की बात देखिए, पुलिस रिपोर्ट में भी उस अलौकिक शक्ति का जिक्र है। मतलब ऑफिसर भी अपनी थ्योरी में यह मानता है कि यह कत्ल ऋतिक से उस छलावे ने ही करवाया है। जब कानून भी ऐसी बातों को मानने लगे तो सोचिए वो किंवदंती कितनी असली और कितनी भयानक होगी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, शैतान अभी अपनी आखिरी और सबसे क्रूर चाल चलने वाला है। वो ये साबित करना चाहता है
कि उसकी दी हुई तकलीफ का कोई अंत नहीं होता। पुलिस की जीप में बैठा ऋतिक, जो पहले ही अपने बेटे को खोने के गम में टूट चुका है, उसे कोहरे में फिर नन्नू का एक साया दिखाई देता है, एक भ्रम जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। छलावा बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऋतिक की सबसे बड़ी कमजोरी अब क्या है। और बस ऋतिक चिल्लाता है, मैं आ रहा हूं बेटा। वो चलती जीप का दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और कोहरे में दिख रहे अपने बेटे के साये की तरफ छलांग लगा देता है। उसे नहीं पता था कि वो सड़क एक गहरी अंधेरी खाई के ऊपर से गुजर रही थी और दूर कहीं वो छलावा उसे देखकर हंसता रहता है, गाना गाता रहता है, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई इंसान एक ऐसे राक्षस से आखिर कैसे लड़ सकता है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही दिमाग के अंदर रहता हो। जब दुश्मन आपकी अपनी ही सोच बन जाए तो क्या जीतना मुमकिन भी है?